द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल उत्तर प्रदेश में यूपी टेट और सुपर टेट इन दोनों परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी भाई बंधु और माताओं बहनों का स्वागत करता है। तो इस यूट्यूब चैनल पर हम लोग गणित का जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं, ये प्रैक्टिस सेट आपको बहुत दिनों बाद मिल रहा है। उसके बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण तो यही है कि हमारी तबीयत खराब थी, और दूसरा जो हमारा सिस्टम है, लैपटॉप है, वो भी खराब था, तो उसको अब बना लिया गया है। तो आज से आपको उत्तर प्रदेश में यूपी टेट और सुपर टेट के जो प्रैक्टिस सेट हम लोग रोज शाम को 7 बजे करते थे, ये आपको आज से रोज शाम को 7 बजे उपलब्ध होगा। तो हमारे इस प्रैक्टिस सेट को करने के कुछ उद्देश्य होते हैं, जिसमें हमारा पहला उद्देश्य आप सभी लोग जानते हैं, ये गणित भैया सीखना है। गणित रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है। जिस प्रकार आप जीएस रटते हैं उस प्रकार गणित को नहीं रटा जा सकता है। गणित में जो कॉन्सेप्ट होते हैं उन्हें सीखना होता है। तो गणित में हम लोग रोज कुछ ना कुछ सीखेंगे। दूसरा हमारा उद्देश्य होता है कि हमें बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। प्रश्न को किस प्रकार से सॉल्व करना है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट और ट्रिक हमें पता होना चाहिए, जिससे हमारे जो प्रश्न हैं वो जल्दी से सॉल्व हो सकें। और हमारा तीसरा उद्देश्य होता है कि जो आपके प्रश्न आते हैं उसमें कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिन्हें मौखिक ही सॉल्व कर लेना चाहिए। उनके लिए आपको पेन का इस्तेमाल करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो ये 3 हमारे गणित के मेन कॉन्सेप्ट होते हैं। गणित सीखना होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट समझना होता है, थोड़ी बहुत ट्रिक भी हमें आनी चाहिए, और कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं, इजी प्रश्न होते हैं, जिन्हें हमें बिना पेन की सहायता के लिए 5 से 10 सेकंड में आपको सॉल्व कर लेना चाहिए। तो अगर आप यूपी टेट की तैयारी करते हैं तो भैया 30 में से 30 का टारगेट बनाइए, और अगर आप सुपर टेट की तैयारी करते हैं तो 20 में से 20 का टारगेट बनाइए। गणित आपके सुपर टेट की परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। ध्यान में रखिएगा कि आपका हिंदी, मनोविज्ञान, पर्यावरण अध्ययन ये सब कोई सॉल्व कर लेगा, लेकिन जो मेरिट बनेगी ना भैया, वो सिर्फ गणित के नंबरों से ही बनेगी। आप पिछली भर्ती में देख लीजिएगा, 69,000 वाली भर्ती में जिसका भी गणित मजबूत है उसका सिलेक्शन हो गया है। तो आपको भी 20 में से 20 का टारगेट बिल्कुल रखना ही है, और रोज शाम को 7 बजे तैयार रहिएगा गणित के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने के लिए। ठीक ना भैया? तो चलिए आज के हम लोग अपने प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रतिशत में आज का अपना पहला प्रश्न। आपकी परीक्षा में बहुत ज्यादा कठिन प्रश्न नहीं आते हैं। यहाँ पर जो हमारा पहला प्रश्न लिखा गया है यह भी एक आसान सा प्रश्न है। प्रश्न आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर आपका एक फार्मूला काम करेगा। एक होता है पास और इसी में होता है फेल। चाहे पास हो चाहे फेल हो, उसी के संबंधित एक फार्मूला होता है x + y माइनस के z। यही फार्मूला आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। यहाँ पर x क्या होता है? x आपका पहला सब्जेक्ट होता है जो इस प्रकार के प्रश्न में दिया रहता है। y क्या होता है? y आपका दूसरा सब्जेक्ट होता है जो प्रश्न में दिया रहता है, और z जो होता है वो दोनों सब्जेक्ट मिलाकर होता है। तो x पहले सब्जेक्ट की वैल्यू, y दूसरे सब्जेक्ट की वैल्यू, और जो हमारा z होता है वो दोनों को मिलाकर दिया होता है। लेकिन ऐसे फार्मूले में एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, या तो ये पूरा फार्मूला पास में ही लगेगा यानी उत्तीर्ण में लगेगा, या तो ये पूरा फार्मूला आपका अनुत्तीर्ण यानी कि फेल में ही लगेगा। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट देखते हैं। 70% अभ्यर्थी जो है भौतिक में उत्तीर्ण हुए हैं, पास हो गए, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। 80% अभ्यर्थी जो है तर्क शक्ति जो विषय होता है उसमें आपके उत्तीर्ण हुए हैं, यानी दोनों वैल्यू आपकी पास वाली दी गई है। दोनों विषयों में 55% जो अभ्यर्थी हैं वो उत्तीर्ण हुए हैं, तो यानी कि आपके तीनों वैल्यू पास वाली दी गई है। तो आपका जो आंसर आएगा वो पास में ही आएगा। ठीक है, पास मतलब उत्तीर्ण में ही आएगा। तो चलिए पहले निकाल लेते हैं। ये आपको निकालना क्या है? अनुत्तीर्ण, लेकिन हमारी जो वैल्यू आएगी वो उत्तीर्ण में आएगी, क्योंकि आपका पास वाला निकालना है। तो x की वैल्यू कितनी है भैया? 70%। आंसर आपका निकल आएगा, ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। y की वैल्यू कितनी है भैया? 80%, और z यानी कि दोनों मिलाकर कितनी वैल्यू है? 55%। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आने वाला है। 80 में से पहले 55 घटाइए, आएगा 25। 25 को 70 में ऐड करिए, आएगा आपका 95%। तो 95% जो अभ्यर्थी हैं वो पास हो रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि अनुत्तीर्ण कितने हैं यानी कि फेल कितने हैं। टोटल कोई भी परीक्षा होती है, कोई भी चीज होती है, उसमें टोटल कितने परसेंट अभ्यर्थी होते हैं? 100% होते हैं। तो जब 100% में 95% उत्तीर्ण हो गए हैं तो अनुत्तीर्ण कितने हैं? स्वाभाविक सी बात है 5% हैं, यानी कि 5% आपका पहला वाला विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा।
तो इस प्रकार का प्रश्न जब भी आपको आएगा तो यही वाला फार्मूला आप अप्लाई करिएगा और उसको आप इस प्रकार से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस फार्मूले में एक चीज ध्यान रखिएगा कि एक्स, वाई और जेड इन तीनों की वैल्यू या तो उत्तीर्ण में रखनी है या तो अनुत्तीर्ण में रखनी है। अब आपको कभी कभी फंसाने के लिए, इसी में आपको एक चीज और बता देते हैं कि कभी कभी फंसाने के लिए यहाँ पर जो आपका दोनों सब्जेक्ट की परसेंटेज वैल्यू लिखी है, यहाँ पर उत्तीर्ण न लिख के अनुत्तीर्ण लिखा होगा। तो कितना परसेंट लिखा होगा भैया? 45% लिखा होगा। तो आपको प्रश्न ऐसे दिया जाएगा कि एक परीक्षा में 70% अभ्यर्थी भौतिक विषय में उत्तीर्ण हुए और 80% जो है तर्क शक्ति में उत्तीर्ण हुए। यदि इन दोनों विषयों में 45% अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं तो दोनों विषयों में कुल कितने अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं, ऐसा प्रश्न आपको बनाकर दिया जाएगा। यानी कि दो वैल्यू तो पास वाली रहेगी लेकिन एक वैल्यू आपकी फेल वाली रहेगी। तो आप क्या करेंगे? आप वही करेंगे कि कोई भी चीज कितनी होती है? 100% होती है। तो 100% में अगर 45% आपके अनुत्तीर्ण हो गए हैं तो पास होने वाली वैल्यू कितनी होगी? आपकी 55% आ जाएगी। तो ऐसे में आप पहले पास होने वाली वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद आपका यही फार्मूला अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर जेड की वैल्यू 55% रखेंगे और आपका पास यानी उत्तीर्ण की वैल्यू आ जाएगी 95%। तो आपके अनुत्तीर्ण कितने रहेंगे? 5% रहेंगे। तो यही फार्मूला अप्लाई करना है और इसको कैसे करना है ये आपको बता दिया है। घुमा फिरा के इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। कितना आसान सा प्रश्न है, दशमलव रूप में बदलना है। तो बहुत सारे हमारे भाई बहन हैं, माताएं बहनें हैं, वो इस प्रकार के प्रश्न को नहीं लगा पाएंगी। इसमें करना क्या है? दशमलव देखिए, अगर आपको कोई भी चीज परसेंटेज में बदलनी होती है तो क्या करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। ध्यान से समझ लीजिएगा, कोई चीज अगर प्रतिशत में बदलनी होती है तो 100 से गुणा करते हैं और कोई चीज अगर दशमलव में बदलनी होती है, दशमलव में लाना होता है तो क्या करते हैं? 100 से भाग करते हैं। इस चीज को हटा समझ लीजिएगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि प्रतिशत का चिन्ह लगाने के लिए 100 से गुणा, प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए 100 से भाग। आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। इसको देखिए, पहले इसको सॉल्व करिए। 3 का गुणा 33 में, 3 गुणा 30 में करेंगे तो 69 आएगा। 3 गुणा 30 में किया 69 आया, उसमें एक जोड़ दिया तो कितना हो गया? 70। कहाँ पर लिखे? यहाँ पर लिख देते हैं 70/3। अब ये आपको प्रतिशत का चिन्ह हटाना है तो अभी भी बताया है, प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए आप 100 से भाग करेंगे। तो 100 से भाग किया तो नीचे लिख दिया। इसी को सॉल्व कर लेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। और 7/10 यानी 30। 7/30 कहाँ पर है? 7/30 विकल्प सी में है। विकल्प सी आपका बिल्कुल सही रहेगा। बिल्कुल बच्चों वाला प्रश्न है। कक्षा 6 में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये भी बहुत ही आसान प्रश्न है लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट इस प्रकार के प्रश्न को भी गलत कर देंगे। आपके परीक्षा में बहुत ज्यादा कठिन प्रश्न नहीं आते हैं, तो कुछ आसान होंगे, कुछ कठिन होंगे। हमें हर प्रकार के प्रश्न मिलेंगे। प्रश्न आप लोगों ने देख लिया होगा। इसमें पूछ रहा है कि ये जो आपकी पहली वैल्यू लिखी है 1.40, इसकी जो परसेंटेज वैल्यू निकालनी है, किसके सापेक्ष निकालनी है? 1.6 के सापेक्ष निकालनी है। तो इसकी परसेंटेज वैल्यू निकालनी है। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं? जिसकी हमें परसेंटेज वैल्यू निकालनी होती है उसको हम लोग ऊपर लिखते हैं। ठीक है, जिसके सापेक्ष निकालनी होती है उसको हम लोग नीचे लिखते हैं और गुणा 100 कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। बच्चों वाला प्रश्न है। 1 मिनट, पेन का कलर चेंज करते हैं, उसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। हाँ, ये यहाँ देखिए, दशमलव के बाद ऊपर 2 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद नीचे 1 अंक है। तो दशमलव जब हटाएंगे तो नीचे 1 0 बढ़ जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद जो अंक होते हैं वो बराबर होना चाहिए। ये 0 0 कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल करते हैं, ये 7 बार हो जाएगा और ये 8 बार हो जाएगा। अब किससे? 4 से कैंसिल करते हैं, तो हाँ 4 से कैंसिल करते हैं, 4 दूनी 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 25। 25 का ऊपर 7 में गुणा करेंगे तो 25 सत्ते होता है 175। नीचे है कितना आपका? नीचे है 2 और 175 में 2 का भाग करेंगे, 2 8 16, 2 7 14 और 2 पंचे 10। ये आपका आंसर आ जाएगा। 87.5 कहाँ पर है? विकल्प सी में है। विकल्प सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। आसान प्रश्न है, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये भी आपका बढ़िया प्रश्न है, आसान है। देखिए कितने आसान आसान से प्रश्न आपके पेपर में आ रहे हैं। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आप जितना भी आएगा सब कुछ कर लेंगे। सॉल्व करते हैं। x, इस का मतलब होता है गुणा, तो गुणा के लिए हम लोग बिंदी लगा देते हैं। 30
प्रतिशत, ये वाला प्रतिशत के निशान जब हटाएंगे तो अभी अभी बताया प्रतिशत के निशान हटाने के लिए 100 का भाग करते हैं, बराबर कितना है आपका 120। यहाँ गुणा का छोटा सा निशान लगा देते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये 0 से 0 कैंसिल आउट करते हैं, 3 से 12 को कैंसिल करते हैं, 3 चौके 12, यहाँ 10 का त्रिकोण 40 में होगा तो x बराबर कितना आ जाएगा भैया, x बराबर आपका आ जाएगा 400। कितना आसान सा प्रश्न है, विकल्प ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, कुछ तो अच्छे प्रश्न मिले खतरनाक लेवल के, ये सारे प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। हाँ, ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है। इस प्रश्न को लगाने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे अध्यापक अनेकों तरीके बताते हैं, आपको हम एक बेहतरीन तरीका बताते हैं। देखिए, पहले हम जो बता रहे हैं उसको समझ लीजिए। जो हमारी किसी भी वस्तु की जो कॉस्ट प्राइस होती है वो हमेशा 100% होती है। कॉस्ट प्राइस को यानी क्रय मूल्य को हम 100% मानते हैं। यहाँ पर ये जो वस्तु है ये 25% का लाभ ले रही है, यानी कि सेलिंग प्राइस जिसको हम लोग विक्रय मूल्य कहते हैं, वो 25% के लाभ के बाद कितना हो जाएगा भैया, हमारा 125% हो जाएगा। इतना आपको समझ में आया। क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, विक्रय मूल्य जो होता है वो लाभ को जोड़कर 100 में निकाला जाता है, तो लाभ हमारा 25% है, 100 में जोड़ेंगे तो हमारा यानी कि विक्रय मूल्य 125% हो जाएगा। अब हमारी बात को ध्यान से समझिए, यहाँ पर जो 1 रुपए की बात की गई है इसको हम नगण्य मान लेते हैं, 1 रुपए की वैल्यू को हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें ये रुपया नहीं दिया रहता है। तो यहाँ पर हम सिर्फ टॉफी, कितनी टॉफी खरीदी गई, कितनी टॉफी बेची गई, सिर्फ इसकी बात करेंगे। तो एक बात आप समझ लीजिए कि जो हमारा प्रश्न रुपए में होता है कि कोई वस्तु, जैसे कि आपको एक प्रश्न मिले कि कोई वस्तु हमने 100 रुपए में खरीदी फिर उसको 125 रुपए में बेच दी, बताओ हमारा कितना लाभ हुआ। तो जब आपका प्रश्न में रुपया दिया होता है तो आप सीधा सीधा हिसाब लगाते हैं, जब रुपया दिया होता है तो आप सीधा सीधा हिसाब लगाते हैं। लेकिन जब आपका प्रश्न वस्तु में दिया होता है तो ये जो होता है रुपए का उल्टा होता है, रुपए का उल्टा होता है। इसके कहने का क्या मतलब है, इसके कहने का ये मतलब है कि जब हमारा व्यापार वस्तुओं में होता है तो वह रुपए का उल्टा होता है। यानी कि कहने का मतलब, अगर हम 100 रुपए की, यहाँ फिर से समझाते हैं आपको, 100 रुपए की वस्तु को आप मान लीजिए 125 रुपए में बेचेंगे तो आपका फायदा होगा। लेकिन अगर हम वस्तुओं की बात करें तो 125 वस्तुओं को जब कम में बेचेंगे यानी कि 100 में बेचेंगे तब आपका फायदा होता है। तो इसको आप मोटी हेडिंग में लिख लीजिए अपनी कॉपी में कि वस्तुओं का व्यापार रुपए के व्यापार का उल्टा होता है। यानी कि कहने का सीधा सीधा मतलब है कि इस प्रश्न में अगर हमारे रुपए की बात की जाती तो क्रय मूल्य 100% होता और विक्रय मूल्य 125% होता। लेकिन यहाँ पर टॉफी की बात की जा रही है यानी कि वस्तुओं की बात की जा रही है, तो ऐसी कंडीशन में इस प्रश्न के लिए, सिर्फ इस प्रश्न के लिए हमारा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों चेंज हो जाएगा। यानी कि क्रय मूल्य कितना रहेगा, क्रय मूल्य हमारा 125% हो जाएगा और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य हमारा 100% हो जाएगा। यानी कि इस प्रश्न के लिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आपके चेंज हो जाएंगे। ये बात आपको समझ में आएगी, आ गई है। अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा कि वस्तुओं का व्यापार, मोटी मोटी हेडिंग में लिख लीजिए, वस्तुओं का व्यापार रुपए के व्यापार का उल्टा होता है। तो जब किसी प्रश्न में रुपए का व्यापार लिखा गया हो, जब किसी प्रश्न में वस्तुओं का व्यापार लिखा गया हो तो जो हमारा क्रय मूल्य होता है वो विक्रय मूल्य हो जाता है और जो हमारा विक्रय मूल्य होता है वो क्रय मूल्य हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको। ठीक, आगे बढ़े। इस प्रश्न को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हमने यहाँ पर आपको ये जो तरीका बता रहे हैं इस तरीकों को सीख लीजिए, बहुत ही आसानी से प्रश्न आपके सॉल्व हो जाएंगे। अब प्रश्न में क्या दिया है, 10 टॉफियां खरीदी यानी कि क्रय मूल्य, तो 10 टॉफियां यानी कि 125% की वैल्यू आपकी 10 टॉफियां है, 125% यानी कि हमारा क्रय मूल्य। इस प्रश्न के लिए क्रय मूल्य कितना हो गया है, 125%। आपको बेची निकालना, बेची यानी विक्रय मूल्य, आपको विक्रय मूल्य यानी कितनी टॉफियां उसने बेची और विक्रय मूल्य का हमारा परसेंटेज कितना है, विक्रय मूल्य का हमारा परसेंटेज है 100। यानी कि सीधा सीधा आपको कहने का मतलब है कि आपको 125% की वैल्यू आपको यहाँ पर 10 दिख रही है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी ये आपको निकालना है। तो इसको निकालने के लिए यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 125%
कि वैल्यू कितनी है, साफ साफ प्रश्न में लिखा है 10। तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 100% 125% की वैल्यू 10 है, तो 100% की वैल्यू निकालना है। इसके लिए आप क्या करेंगे, पहले इसको थोड़ा सा अलग कर देते हैं हम। हाँ, अलग कर दिया है। तो इसके लिए क्या करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाइए। चलिए बताते हैं। इसके लिए कुछ मत करिए, यहाँ पर परसेंट जहाँ पे 100 लाना है तो 100/125 कर दीजिए। आपने LHS में किया है तो RHS में भी आपको 100, पेन थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, 125, 100/125 कर दीजिए। तो ये 125 से 125 कट गया, इधर आ जाएगा हमारा 100%। ठीक है, आगे बढ़े। यहाँ 5 से कैंसिल आउट करिए, 5 में 10 और ये हो जाएगा 25 बार। और 25 को 100 से कैंसिल करेंगे 4 बार। 4 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 दूनी 8। तो हमें क्या निकालना था, हमें 100% की वैल्यू निकालनी थी। 100% हमारा क्या है, विक्रय मूल्य है, और 100% की वैल्यू आ गई है 8। यानी कि वो कितनी टॉफियां बेचता है, वो हमारा 8 टॉफियां बेचता है। आपका पहला वाला विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। तो ये जितनी कहानी आपको समझाने में लगा है उतना आपको पेपर में नहीं करना है। पेपर में जो किनारे लिखा गया है 125 बराबर 10, तो 100% बराबर कितना होगा, बस इतना ही आपको करना है। तो वस्तुओं का व्यापार, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। वस्तुओं का जो व्यापार होता है वो रुपए के व्यापार का जस्ट विपरीत होता है, उल्टा होता है। इस चीज को आप सभी लोग गांठ बांध लीजिए। तो जब भी वस्तुओं का व्यापार हो किसी प्रश्न में, तो उसका क्रय मूल्य विक्रय मूल्य में चेंज हो जाता है और विक्रय मूल्य क्रय मूल्य में चेंज हो जाता है। यानी कि जो रुपए में हमारा क्रय मूल्य है वो वस्तुओं के व्यापार में विक्रय मूल्य हो जाता है, और जो रुपए में हमारा विक्रय मूल्य होता है वो वस्तुओं के व्यापार में क्रय मूल्य हो जाता है। तो उम्मीद है इस प्रश्न को सॉल्व करने का ये वाला तरीका आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए हम लोग बस इतने ही प्रश्न रखते हैं। इसके आगे के प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में सॉल्व करेंगे। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।